नमस्कार, हमारा उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। खबरों से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। उत्तराखंड सीएम त्रिवेंद्र ने की घोषणा, 3 लाख किसानों को बगैर ब्याज दिया जाएगा ऋण। $1.11 अरब रुपए की योजनाओं का सीएम ने बागेश्वर में किया शिलान्यास और लोकार्पण। सीएम ने कहा 700 डॉक्टरों की जल्द तैनाती होगी। पिथौरागढ़ व रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज की डीपीआर तैयार, सरकार की अनुमति के बाद शुरू होगा निर्माण कार्य। कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत का बड़ा बयान, 2022 में नहीं लड़ेंगे विधानसभा चुनाव, टटोले जा रहे हैं हरक के बयान के सियासी मायने। दुर्गा पूजा अनुष्ठान कोरोना के चलते सादगी से मनाया जा रहा है महोत्सव, मंदिरों में दिख रही है भक्तों की भारी भीड़। उत्तराखंड में नहीं जलेगा 10 फीट से ज्यादा का रावण, नहीं लगेगा मेला, 50 लोग ही होंगे शामिल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तरकाशी के कुछ लोगों के लिए विकास अभिशाप बनता जा रहा है। इसके पीछे घटिया सड़क निर्माण, तस्वीरों में आपको हम दिखाएंगे कि किस तरीके से सड़कों के निर्माण में घटिया क्वालिटी की सामग्री का उपयोग किया जाता है। रिपोर्ट देखिए। उत्तरकाशी के कुछ लोगों के लिए विकास अभिशाप बनता जा रहा है। इसके पीछे कारण है घटिया सड़क निर्माण। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह से सड़कों का निर्माण हो रहा है। आपको बता दें, लगभग 50 से 60 गांव को जोड़ने वाली नौगांव राजगढ़ी मोटर रोड बड़कोट, जहां इन दिनों जीरो टॉलरेंस नीति सरकार को आईना दिखा रही है। पीडब्ल्यूडी बड़कोट द्वारा बनाई जा रही सड़क निर्माण कार्य में घटिया सामग्री का उपयोग किया जा रहा है। बता दें कि बड़कोट तहसील मुख्यालय से लगभग 13 किलोमीटर दूरी पर लगभग 143 लाख की लागत से बनाई जा रही 10 किलोमीटर पौटी मार्ग का डामरीकरण का कार्य प्रगति पर है, लेकिन विभाग व ठेकेदार की मिली भगत से सड़क पर सही तरीके से डामर नहीं बिछाया जा रहा। स्थानीय लोगों ने घटिया गुणवत्ता को लेकर संबंधित अधिकारियों पर गंभीर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। ठेकेदार विभागीय मानकों को ताक पर रखकर घटिया गुणवत्ता से सड़क निर्माण करा रहे हैं। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि किस तरह मिट्टी के ऊपर ही डामरीकरण किया जा रहा है। निर्माण कार्य में तारकोल के नाम पर सिर्फ डामर को काला रंग दिया गया है, जो कि बिछाने के दूसरे दिन ही उखड़ना शुरू हो गया है। अब देखना यह होगा कि आखिरकार सरकारी मशीनरी कब तक पूरे मामले का संज्ञान लेता है। उत्तरकाशी से के न्यूज इंडिया के लिए अनिल रावत की रिपोर्ट। लाल कुआं में वन विभाग द्वारा समय समय पर अवैध खनन से जुड़े वाहनों को पकड़कर सीज किया जाता है और उनके खिलाफ उचित कार्रवाई करते हुए लाखों का जुर्माना भी वसूला जाता है, जिसके चलते कई वाहन मालिक जुर्माने की राशि ज्यादा होने की वजह से अपने वाहनों को छुड़ाकर नहीं ले जाते हैं। इसी कारण वन विभाग के कार्यालय में ये वाहन धूल फाकते नजर आते हैं। वहीं जब इस बारे में नीतीश मणि त्रिपाठी डीएफओ वन विभाग ने बताया कि जो वाहन स्वामी अपने वाहनों को समय पर जुर्माना देकर नहीं ले जाते, उनके खिलाफ अब जल्द ही नोटिस जारी करके वाहनों को सरकारी घोषित कर दिया जाएगा। जो भी वाहन विगत समय में अवैध खनन में लिप्त होकर के पकड़े गए हैं और विभाग के पास हैं, उनको या तो जुर्माने पे छोड़ने की प्रक्रिया है, और जो लोग जुर्माना देने में के लिए राजी नहीं हैं या उपलब्ध नहीं हैं, या जिनका जुर्म जो है वो बार बार उसी कार्य को करते चले आ रहे हैं, बार बार उनके वाहन अवैध खनन में लिप्त हैं, ऐसे वाहनों को राजसात करने की प्रक्रिया गतिमान है। देहरादून में नवंबर से एलपीजी सिलेंडर लेने का तरीका बदलने वाला है। अब सिलेंडर बिना ओटीपी नहीं मिलेगा। अब आपके घरेलू गैस सिलेंडर की होम डिलीवरी की प्रक्रिया पहले जैसी नहीं होगी। नए सिस्टम से चोरी रोकने और सही ग्राहक की पहचान के लिए तेल कंपनियां नया एलपीजी सिलेंडर का नया डिलीवरी सिस्टम लागू करने वाली है। इस नए सिस्टम को डीएसी का नाम दिया जा रहा है, यानी डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड। नए सिस्टम से पहले गैस संचालक चरणबद्ध तरीके से लागू करने की मांग कर रहे हैं। देखिए
फायदा तो होता है हर किसी सिस्टम में अगर लागू होता है सिस्टम में, लेकिन उसको जो है सिस्टम वाइज जो है लागू करा। अभी जो है पब्लिक को पहले अवेयरनेस करना चाहिए था कि उनको जानकारी हो कि OTP हम कैसे दें। अब जैसे उज्ज्वला कनेक्शन है, उज्ज्वला कनेक्शन इतने गरीब लोग हैं उनके पास सेंटर रखने की अभी जगह नहीं है, और उनके पास जो है OTP कहाँ से मिलेगा, उनके पास वो फ़ोन नहीं है जिस पे OTP दे सकें वो। दूसरा एक ये ऑफिस वाले जो है काम पे चले जाते हैं, फ़ोन जो है हस्बैंड का है और सेंडर लेने वाली हाउस वाइफ है। कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के बयान के सियासी मायने टटोले जा रहे हैं। कोई इसे उनकी नाराजगी से जोड़कर देख रहा है तो कोई इसे बहुगुणा के लिए राज्यसभा के टिकट की लॉबिंग बताई जा रही है। सच्चाई चाहे जो भी हो, लेकिन अगला विधानसभा चुनाव न लड़ने के लिए हरक के बयान ने प्रदेश की राजनीति को गरमा दिया है। रिपोर्ट देखिए। देखिए, मैं ये पर्सनल मतलब पार्टी का निर्णय नहीं कह रहा हूँ, लेकिन व्यक्तिगत रूप से मैंने ये निर्णय लिया है कि बाकी कई बार मैंने कहा ना कि कुछ चीज़ें आपके हाथ में नहीं होती। मैंने व्यक्तिगत रूप से निर्णय लिया कि मैं 2022 में चुनाव MLA का नहीं लड़ूंगा, और मैं पार्टी हाईकमान के सामने भी, मैंने महामंत्री संगठन अजय जी को भी और पार्टी हाईकमान के सभी लोगों को कहा है कि मैं पार्टी 2022 का चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूँ। बाकी निर्णय तो उसके बावजूद भी पार्टी हाईकमान, कई बार क्या होता है कि आपकी बहुत सारी चीज़ें आपका मन नहीं होता है, लेकिन पार्टी के हित में, प्रदेश के हित में आपको अपना निर्णय पीछे हटना पड़ता है, और पार्टी के हाईकमान का या प्रदेश के हित में निर्णय बदलना भी पड़ता है। लेकिन मेरी दिली इच्छा है कि मैं 2022 का चुनाव नहीं लड़ना चाहता। कुंभ मेला 2021 को भव्य दिव्य बनाने के लिए आज मेलाधिकारी हरिद्वार दीपक रावत द्वारा कुंभ मेला क्षेत्र में सूखी नदी का निरीक्षण कर आवागमन हेतु बनाए जाने वाले अस्थायी पुल के संबंध आवश्यक दिशा निर्देश अधिकारी को दिए गए। मेलाधिकारी हरिद्वार दीपक रावत ने कहा कि कुंभ मेला में जन सुविधाओं के आवागमन को देखते हुए सूखी नदी पर 44 मीटर लंबा पुल, जिसे 258 करोड़ के लागत से बनाया जा रहा है, और ये पुल मेला भीड़ को नियंत्रण में रखने हेतु भी कारगर साबित होगा। इस पुल का निर्माण कार्य 20 दिसंबर 2020 तक पूर्ण किया जाने के निर्देश जारी किए गए। भारतीय तिब्बत सीमा पर देश की सुरक्षा करने वाले हिमवीरों ने चमोली में अपना 59वां स्थापना दिवस धूमधाम के साथ अपने प्रांगण में मनाया है। औली स्थित पर्वतारोहण एवं स्कीइंग संस्थान के प्रधानाचार्य DIG गंभीर सिंह चौहान ने परेड की सलामी ली। दूसरी तरफ ITBP के गौचर प्रांगण में कमांडेंट जोशी ने सलामी ली। आपको बताते चले कि 24 अक्टूबर 1962 को तिब्बत से सटी भारतीय सीमा की सुरक्षा के लिए भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस की स्थापना की गई थी। ITBP भारत की लगभग 3488 किलोमीटर सीमा पर सुरक्षा करती है। ITBP 9000 फीट से लेकर के 18,700 फीट की बर्फ से ढकी चोटियों पर तैनात रहती है। बर्फ से ढकी चोटियों पर सेवाएं देने के कारण ही इनको हिमवीर कहा जाता है। ITBP ने देश के विभिन्न भागों में राहत व बचाव कार्य किए हैं। ITBP ने केदारनाथ आपदा में भी राहत व बचाव कार्य करके सैकड़ों लोगों की जान बचाई है। वहीं हिमवीर भारत तिब्बत सीमा पर विषम भौगोलिक परिस्थितियों में भारी बर्फीली जगहों पर देश की सुरक्षा करते हैं। खबर सितारगंज से, जहां पर वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के चलते इस वर्ष श्री रामलीला का मंचन नहीं हो पाया। क्षेत्रीय विधायक सौरभ बहुगुणा रामलीला भवन पहुंचे, जहां उन्होंने भारतीय संस्कृति के अनुसार अखंड रामायण की शुरुआत करी। इस कारण समस्त कमेटी के पदाधिकारियों ने सरकार की गाइडलाइंस के आधार से ही श्री रामलीला भवन में अखंड रामायण का आयोजन किया है।
विधायक सौरभ बहुगुणा ने कहा कि सभी लोगों को शुभकामनाएं देता हूं कि आज पहली बार ऐसा हो रहा है। दशहरे का पर्व कोरोना वायरस की वजह से धूमधाम के साथ नहीं मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि मां दुर्गा हमेशा हम सब पर कृपा बनाए रखें। पूरे क्षेत्र पर विधायक सौरभ बहुगुणा ने विधि विधान के साथ सितारगंज के रामलीला भवन में पूजा पाठ भी किया। कल दशहरे वाले दिन रामायण का समापन किया जाएगा। इसके बाद प्रसाद वितरण किया जाएगा। आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि सितारगंज में रामलीला मैदान में हम बहुत धूमधाम से ये पर्व नहीं बना पा रहे। तो आप सबको मालूम है पूरा विश्व कोरोना से जूझ रहा है। आज बहुत एक ऐसी खराब बीमारी हमारे बीच में है और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सारी कमेटी का, राकेश त्यागी जो अध्यक्ष हैं, जिन्होंने फिर भी यहाँ पर रामलीला ग्राउंड में आज दशहरे का पर्व मनाने के लिए आज अष्टमी की पूजा रखी है। पूरे देश के साथ साथ राजधानी देहरादून में भी अष्टमी और नवमी का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। बात करें इस वर्ष की तो इस बार तिथियों को लेकर के उलझन की स्थिति देखने को मिली है। इस दौरान मंदिरों में श्रद्धालु उमड़ रहे। घरों में कन्या पूजन करने के बाद उन्हें भोजन करवाया गया। इसके साथ ही कई जगहों पर भंडारों का भी आयोजन किया गया। तो वहीं शनिवार सुबह से ही अष्टमी व रामनवमी की रौनक घरों में दिखने लगी है। श्रद्धालुओं ने पहले मंदिरों में माता की पूजा अर्चना करी, प्रसाद चढ़ाया और इसके बाद घरों में नौ कन्याओं का भोजन करा के उन्हें खीर, पूड़ी, हलवा का भोजन करवाया। वहीं नवरात्रि की शुभकामनाएं देते हुए विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि जिस तरीके से भगवान श्री राम ने असत्य पर सत्य की जीत हासिल करी, वैसे ही हम लोग भी कोरोना को मात देकर आगे बढ़ेंगे। भगवती के नवरात्रे संपन्न होने जा रहे हैं। आज अष्टम और नवम रूप की पूजा की जाती है और निश्चित रूप से चूंकि हम लोग देवभूमि के लोग देवी देवताओं को मानते हैं और जिस प्रकार से हमारे यहाँ अनेकों सिद्धपीठ और शक्तिपीठ हैं, हमारे तमाम श्रद्धालु माँ का आशीर्वाद लेते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। और मैं ये भी कह सकता हूँ कि जिस प्रकार से मान्यता है कि भगवान श्री राम ने असत्य पर जीत, सत्य की जीत के लिए माँ भगवती आराधना की थी। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। केदारनाथ धाम में सीजन की पहली बर्फबारी हुई। बर्फबारी से तापमान में काफी गिरावट आ चुकी है। पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी होने से निचले क्षेत्रों में भी ठंड महसूस की जा रही है। केदारनाथ धाम में बर्फबारी से यात्रियों के चेहरे खिल उठे हैं। अनलॉक 5 में छूट मिलने के बाद भारी संख्या में तीर्थयात्री पहुंच रहे हैं और अब उन्हें बर्फबारी का आनंद भी मिल रहा है। हालांकि बारिश और बर्फबारी होने से पुनर्निर्माण कार्यों पर बुरा असर पड़ रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। केदारनाथ धाम में सीजन की पहली बर्फबारी। बर्फबारी से तीर्थयात्रियों के खिले चेहरे। तापमान में भारी गिरावट, बढ़ी ठंड। बाबा की नगरी में मौसम ने ली करवट। केदारनाथ की चोटियों पर बिछी सफेद चादर।
दरअसल केदारनाथ धाम में अचानक से मौसम ने करवट ले ली, जिसके बाद हल्की बर्फबारी शुरू होने लगी और यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया। बर्फबारी से तापमान में गिरावट आ गई है और निचले क्षेत्रों में भी ठंड बढ़ गई है। देश के विभिन्न राज्यों से पहुंचे लोगों ने बर्फबारी का जमकर लुत्फ उठाया। हर दिन धाम में 2 से 2,500 हजार के करीब तीर्थयात्री पहुंच रहे हैं और बाबा का आशीर्वाद ले रहे हैं। धाम में सीजन की पहली बर्फबारी हुई है। तीर्थयात्रियों ने बर्फबारी का जमकर लुत्फ उठाया है। केदारनाथ धाम की चोटियों में हर दिन बर्फबारी हो रही है, जबकि धाम में आज ही बर्फबारी हुई है। केदारनाथ धाम के अलावा निचले क्षेत्रों का मौसम अब पूरी तरह से बदल चुका है। ठंड ने अब निचले क्षेत्रों में भी दस्तक दे दी है। लोग अब सुबह साया गर्म कपड़े पहनने लग गए हैं। वहीं दूसरी ओर केदारनाथ में भीषण ठंड पड़ने शुरू हो गई है। केदारनाथ की चोटियों पर हिमपात हो रहा है, जिससे केदारनाथ की चोटियां अब हिमपात के कारण सफेद नजर आ रही हैं। धाम में बर्फबारी से तीर्थयात्रियों के चेहरे पे तो मुस्कान खिली है, मगर पुनर्निर्माण कार्य पर असर पड़ रहा है। धाम में शंकराचार्य समाधि स्थल का कार्य जोरों पे चल रहा है और अगर मौसम ऐसा ही रहा तो सीमेंट वर्क में दिक्कतें शुरू हो जाएंगी। केदारनाथ के तीर्थ पुरोहितों ने देश विदेश के श्रद्धालुओं से आह्वान किया कि धाम में बर्फबारी के कारण ठंड काफी बढ़ गई है। ऐसे में श्रद्धालु अपने साथ गर्म कपड़ों के साथ ही सुरक्षा की पूरी व्यवस्था के साथ पहुंचे। इस वर्ष की प्रथम बर्फबारी श्री केदारनाथ धाम में और इस बर्फबारी के साथ साथ श्री केदारनाथ धाम के मौसम में काफ़ी परिवर्तन आ चुका है। आप सभी देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं से, यात्रियों से निवेदन है कि अपने साथ यात्रा के दौरान गर्म कपड़े और अपनी व्यवस्था के साथ श्री केदारनाथ धाम में आएं। जय श्री केदार। रुद्रप्रयाग से के न्यूज इंडिया के लिए रोहित डिमरी की रिपोर्ट। पूर्व दर्जा राज्य मंत्री कांग्रेसी नेता खजान गुड्डू ने बेरीनाग में पूर्व कनिष्ठ प्रमुख पवन कुमार सहित कई लोग भाजपा छोड़कर कांग्रेस में आने पर उन्हें सदस्यता दिलवाई गई और कहा कि भाजपा से लोगों को मोह भंग हो गया है, लोग 2022 का इंतजार कर रहे हैं। वहीं डबल इंजन की सरकार पूरी तरीके से फेल हो गई है। लॉकडाउन के बाद घर लौटे प्रवासी अब रोजगार के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। बीपीएड बीएड प्रशिक्षित बेरोजगार उनकी सीमा को पार कर रहे हैं, लेकिन सरकार कोई रोजगार की नीति नहीं निकाल रही। 2022 में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार ही बन रही है। इन्होंने सबने कांग्रेस ज्वाइन करी और मुझे बड़ी हार्दिक खुशी और बहुत खुशी हो रही है कि हमारा एक कांग्रेस परिवार बढ़ रहा है और 2022 का मिशन जो हमारा माननीय मुख्यमंत्री हरीश रावत जी को बनाने का है तो शायद वो सफल होगा और हमारे क्षेत्र में विकास कार्य बढ़ेंगे। और क्योंकि बहुत कम समय हमारे मुख्यमंत्री जी को मिला था कि जो 15-16 महीने उनको मिले थे उत्तराखंड में सीएम रहने का, उस 16 महीने में भी उन्होंने इतना किया जो आज इनमें 4.5 या 4 साल की सरकार में नहीं कर पाए। भाजपा से जब से मैं जुड़ा और क्षेत्र पंचायत जीतने के बाद में भाजपा से जुड़ा, उसके बाद में कनिष्ठ ब्लॉक प्रमुख बना, उसके बाद भी कई मेरी मैडम खुद जिला पंचायत सदस्य रही, उसके बाद भी भाजपा के द्वारा हमारी जो है उपेक्षा की गई। इस वजह से मैं भाजपा छोड़कर कांग्रेस की ओर जा रहा हूं और आज हमारे खजान भाई साथ में हैं। मैं खजान भाई की अपनी नीतियों से, व्यक्तिगत नीतियों से इतना खुश हुआ कि मैं आज कांग्रेस ज्वाइन कर रहा हूं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत बागेश्वर के दौरे पर हैं। यहाँ उन्होंने भाजपा के नवनिर्मित जिला कार्यकाल का उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद बागेश्वर में ही कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी करी। खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां पर गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत ने विकास भवन सभागार रुद्रप्रयाग में जिला विकास समन्वय निगरानी समिति की बैठक ली है। इस दौरान उन्होंने जनपद में हो रहे विकास कार्यों की समीक्षा करी और प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। साथ ही साथ अधिकारियों को पारदर्शिता के साथ काम करने और समय समय पर मॉनिटरिंग करने के भी निर्देश दिए। साथ ही साथ इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार के द्वारा कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं। ऐसे में अधिकारी आपसी समन्वय स्थापित करते हुए योजनाओं को धरातल पर लाएं ताकि आम जनमानस को सीधा लाभ मिल सके।
नैनीताल में जिलाधिकारी सवीन बंसल ने धान क्रय केंद्र कुंवरपुर, गौलापार व लखन मंडी, चोरगलिया का अधिकारियों के साथ निरीक्षण करके जनपद के सभी धान क्रय केंद्रों में 2 दिन में सुचारू इंटरनेट व्यवस्था के साथ निर्देश देते हुए धान क्रय केंद्रों पर एक और तौल कांटा स्थापित करने की स्वीकृति मौके पर दी है। साथ ही साथ केंद्र सचिव को प्रधान व जनप्रतिनिधियों से वार्ता करके श्रमिक बढ़ाने के निर्देश दिए ताकि किसानों को समय बचेगा और अधिक से अधिक काश्तकार धान बिक्री कर सकेंगे। वहीं इस दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि धान क्रय केंद्रों में काश्तकारों का पंजीयन व जारी टोकन पर केंद्र सचिव के हस्ताक्षर अनिवार्य रूप से किए जाएंगे। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि जन धान क्रय केंद्र के ऊपर टीन शेड नहीं है, वहां पर अति शीघ्र ही टीन शेड बनाने को कहा गया है। जो निर्देश दिए गए हैं ये अगले 2 दिन में इंश्योर करवाएंगे हमारे कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट और पैक्स, जिसमें सुपरविजन के लिए एसडीएम को नामित किया गया है कि एक तो जो उनका नेट कनेक्शन है वो बाधित नहीं होना चाहिए। जो सिस्टम है जहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो रहा है किसानों का वो निर्बाध रूप से कार्य करना चाहिए। उसके लिए जो उनके एक रोबस्ट नेट सिस्टम की आवश्यकता है वो कल तक ये सभी केंद्रों में लगाएंगे। उसके लिए धनराशि यहाँ से उनको प्रोवाइड कर दी जाएगी। देश के अन्य जगहों की तरह नैनीताल में भी सादगी से दुर्गा पूजा महोत्सव मनाया जा रहा है। सुबह से ही मां दुर्गा के भक्त मां के दर्शन के लिए मंदिर पहुंच जाते हैं। नैना देवी मंदिर में बने दुर्गा पंडाल में मां के जयकारों के साथ ही घंटी और मंत्रों की गूंज सुबह से ही सुनाई देती है। हालांकि सीमित संख्या में ही श्रद्धालुओं को दर्शन करने की अनुमति दी जा रही है। आपको बताते चले दुर्गा पूजा खास तौर पर बंगाली समुदाय की पूजा होती है और इन दिनों नैनीताल में बंगाली सीजन भी चलने के साथ बंगाल में होने वाली दुर्गा की पूजा चल रही है। जो पर्यटक वहां पूजा में शामिल नहीं हो पाए वो नैनीताल आकर मां दुर्गा के दर्शन करने के साथ ही दुर्गा आरती में शामिल होकर मां दुर्गा की स्तुति भी कर रहे हैं। देखिए, हमें तो नैनीताल हमेशा आने में बेहतरीन लगता है, बहुत ही बढ़िया जगह है। इनफैक्ट मेरा फैमिली और मेरे लिए सबसे फेवरेट जगह है। लेकिन हम इससे पहले कभी नवरात्रि में नहीं आए थे। नैनी देवी मंदिर कई बार आए हैं और यहाँ हमने अभी दुर्गा पूजा भी देखा। वैसे मेरा जन्म स्थान असम से है तो वहाँ तो दुर्गा पूजा का बहुत ही बड़ा आयोजन होता है। तो हमें बहुत अच्छा लगा कि यहाँ भी हमें दुर्गा माता का जो मूर्ति है उसका दर्शन हुआ, नैनी देवी का दर्शन हुआ। तो नैनीताल जैसे पहले और आप लोगों ने यहाँ जो आयोजन किया है ये बहुत अच्छा किया है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पहली बात तो हम अभी कोरोना के टाइम में पूरा साफ है तो वो बहुत अच्छा लगा और सब लोग यहाँ पर आए हैं, सब लोग दर्शन कर रहे हैं। और नैनीताल खुद इतनी सुंदर जगह है तो मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर। रुद्रप्रयाग में पर्यटन, धर्मस्व एवं संस्कृति सचिव दिलीप जावलकर ने केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्यों को लेकर के जिला कार्यालय सभागार में अधिकारियों के साथ विचार विमर्श एवं चर्चा करी है। उन्होंने कहा कि केदारनाथ धाम में रह रहे लोगों की आजीविका को ध्यान में रखते हुए केदारनाथ धाम को आध्यात्मिक टाउन के रूप में विकसित किया जा रहा है। केदारनाथ में हो रहे कार्यों पर विस्तार से जानकारी देते हुए पर्यटन सचिव ने विभिन्न विभागों से केदारनाथ में प्रस्तावित एवं निर्माणाधीन कार्यों पर चर्चा करी। कहा कि मास्टर प्लान को ध्यान में रखते हुए केदारनाथ धाम में आगे के निर्माण कार्य किए जाएंगे। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।